अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली है और दूसरी जानिब एक बड़ी खबर सामने आई है कि 9 मई की वीडियोज़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट में PTI के कई रहनुमाओं की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। साथ ही साथ वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मौजूदगी की भी तस्दीक हुई है। इस सारे मामले के बाद देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे जाके क्या होता है, क्या KP की हुकूमत में तब्दीली आएगी और सुहेल आफरीदी साहब का सियासी फ्यूचर क्या है, ऐसे में ये देखना होगा। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान में सूरत हाल बददस्तूर तशवीशनाक होती जा रही है। एहतजाजी हंगामे तोड़ फोड़ जारी है। 13 दिन हो गए हैं एहतजाजी मुजाहिरों को और ऐसे में ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से 2500 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 200 के करीब ये कहा जा रहा है कि मुसल्लह फसादी भी शामिल हैं। ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयान भी जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। अब ईरान में क्या होगा, क्या सूरत हाल है ईरान में, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान का फाइटर तैयारा JF-17 थंडर दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन गया है। JF-17 थंडर के हवाले से किन किन ममालिक ने क्या डिमांड्स की हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। एहतजाज के दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो तसादुम रहा उस पर बात करेंगे, लेकिन अहम मोड़ इसी दौरान सामने आया है कि 9 मई के वाक़यात पर मबनी कुछ वीडियोज़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तस्दीक की गई है कि वो भी 9 मई से मुतालिक वाक़यात में मौजूद थे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। इख्तियार वली खान, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 9 मई के वाक़यात पर मबनी जो रिपोर्ट आई है, सुहेल आफरीदी साहब भी उसमें शामिल थे उन वाक़यात में, इसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है। क्या समझते हैं इस रिपोर्ट पर, आपका क्या तबसरा है और सुहेल आफरीदी साहब को आगे जाके फिर गिरफ्तार किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपका मैं मशकूर हूँ। इनफैक्ट बात ऐसी है कि देखें, हम उस सूबे के रहने वाले लोग हैं जिनको ये पता है। हमने 9 मई को जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनते हुए देखा था, इसी तरह हमने 9 मई को होते हुए देखा था। पाकिस्तान पर इस हमले को हमने खुद विटनेस किया है और ये वो वीडियोस हैं जो ये सारे जो सूरमा हैं हजरात, सुहेल अफरीदी समेत, ये सब ये कार्रवाइयाँ करके रात को, ये शाम को अपने मोबाइल पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर ये लोग खुद अपलोड करते थे। ये वो वीडियोस हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात थी नहीं। हम भी क्या, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग इन बातों पर थोड़े से जिगर खून थे कि जो 9 मई खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, वहां पर लाहौर में जो हुए उनको सजा मिलती है, जो पंजाब में हुआ उनको सजा मिलती है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के किरदार हैं, जो इसके करते धरते थे 9 मई के, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को हमारी आंखों के सामने जला के राख कर दिया था, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस और किला बाला हिसार पर और चकदरा फोर्ट पर और PRC पर, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमले किए थे, ये लोग बाहर कैसे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, जो उन्होंने ये वीडियोस भेजी हुई थी, जो थाना शर्की है पेशावर की, उनके रिक्वेस्ट पर, और ये फिर गई थी पंजाब से, इसकी फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक होकर इसकी आई है, तो चीजें सामने आ गई। मेरे ख्याल में देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक बात आपको मैं बताऊं कि हम कोई कार्रवाई करें ना करें, सुहेल आफरीदी को अब बजाते खुद किसी सरकारी ओहदे पर रहना, मेरे ख्याल में उनके लिए ये अब उनको सूट नहीं करता, ये जचता नहीं है। उनको चाहिए कि वो स्टेप डाउन करें, वो इस्तीफा दे दें, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर अमल। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, आप भी कुछ इस तरह की वीडियोस मीडिया के सामने लेके आए थे, जिसके बाद PTI की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी और दिन और किसी और मौका की है, जिस पे आपने भी उसका कहा कि चले इसका फराजिक करवा लेते हैं। तो ये जो मामला है, आज आपके मौक़िफ़ को जो तक़वियत मिली है, तो इससे क्या वफाकी हुकूमत जो है, क्योंकि आप बतौर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म भी काम कर रहे हैं, तो वफाक कोई एक्शन लेगा? देखिए, वफाक अगर अदालत अपना काम कर रही है तो वफाक को तो अपना एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरा वो मौक़िफ़ जो है वो सच साबित हुआ। जो TV शो पर मुझे अव्वल तो मेरी बहुत बड़ी ट्रोलिंग की गई कि ये मैंने झूठी वीडियो डाली है सुहेल आफरीदी की और मैंने एडिटिंग की है उसकी,
फिर टीवी पर इनके एक इमरान खान के वकील साहब हैं, पंजोता साहब, वो मुझे चैलेंज कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कहने लगे कि अकाउंट तो सुहेल अफरीदी साहब का है, वेरीफाइड भी है, लेकिन वीडियो जो है वो आपने अपलोड की है। इमरान याकूब साहब, आप अंदाजा करें कि ये मतलब इज इट पॉसिबल कि आपका अकाउंट हो और उस पर कोई वीडियो मैं अपलोड करूं, और फिर कहते हैं आपने एडिट करके अपलोड की है। तो दुनिया उन पे हंस रही है कि ये कैसे झूठे लोग हैं, ये वतन पर हमला करते हैं और शाबाशी जो है वतन दुश्मनों से लेते हैं। मेरे ख्याल, मैं तो बड़ा खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे सच्चा साबित किया, और अच्छा जो सर, लोग कहते थे कि ये गलत है, आज वो सब जो है वो उनको मुंह की कहानी बड़ी, वो झूठे साबित हुए अच्छा हैं। सर, मेरे ख्याल में सर जो अब जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल है वो अमन है, वो तरक्की है, वो गवर्नेंस है। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूबे में मौजूद है, मुबारक हो पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को और कश्मीर को कि इस मुसीबत से और गंद से उनको जान छूट गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी ठीक हो जाएगा जब ये लोग नहीं अच्छा सर, रहेंगे। अब थोड़ी सी इनका ताज़ा जी। सर अब ज़रा थोड़ी सी ताज़ा सूरत हाल पे बात कर लें। आज कराची में जो कुछ हुआ सारा दिन वो आपके सामने है। बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई कराची में कोई बड़ा शो करने में कामयाब हुई या कोई तासुर कायम कर सकी, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, मैंने तो एक ट्वीट भी किया है, पता नहीं आपने आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं गुजरा, और मैंने उस ट्वीट में यही लिखा है कि बॉलीवुड के अदाकार जो हैं तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए कराची में। कराची जलसे में अगर आपको बंदे चाहिए थे और नहीं थे आपके पास, तो शर्मा क्यों रहे हो? हमें कह देते, हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन भेज देते। बंदे बंदे इनके पास कुछ नहीं और होते सर जी जो मुस्लिम लीग आपने। नून सर जी मुस्लिम लीग नून इजाजत देती नहीं, बंदे भेज देती, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? इमरान याकूब साहब, अच्छा मैं उस पे भी आता हूँ। अगर ये देखिए, ये जो जो इनका इस्तकबाल हुआ था उसमें मोस्टली वहां पर वो अफगानी लोग हैं जो कराची में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और हुकूमत से छुप कर वो एक साइड पे उन्होंने पनाह ले रखी है। दूसरी बात यह है कि कुछ एमपीएस इनके साथ गए हैं जिन्होंने बसों और कोस्टरों के जरिए वो 200-300 लोगों का मजमा बनाने के लिए यहाँ से भेजे गए, जिसमें मेरे अपने जिले के लोग भी शामिल हैं, जिनसे मेरा राब्ता है कि वो उनको सुहेल अफरीदी के कराची पहुंचने से पहले वहां पर भेजा गया है। कुछ एमपीएस हमारे भी साथ गए हैं नौशेरा से, ये उनकी टीम है। अच्छा, आपने हमारी बात की कि लाहौर में हमने ये प्लान बनाया था कि हम इनको प्रोटोकॉल में, जब ये पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे तो प्रोटोकॉल में इनको लेकर जाएंगे लाहौर, इनको इज्जत और तौकीर के साथ। अब गलत है, जाली है, मैंडेट है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, जो भी है वो अलग चीज है, लेकिन एक सूबे का वजीर आला आ रहा है और अवामी बंदा होता है, तो हमने उसको प्रोटोकॉल भी देना था, सिक्योरिटी भी देनी थी। पंजाब के हुदूद में दाखिल होते ही उसको लेके जाना था लाहौर, और लाहौर से फिर पंजाब असेंबली। अब जो लिस्ट इन्होंने हमें भेजी थी, उन लिस्ट में मैं उन 4-6-7 लोगों में से शामिल था जिन्होंने ये प्लान किया था कि आएंगे तो इनको फूल पेश करेंगे, असेंबली में दाखिल होंगे, ये आएंगे तो इनको हम खाना पेश करेंगे, कुछ हुकूमती वज़रा और पार्लियामेंटेरियन से पंजाब असेंबली के इनकी मुलाकात कराएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स इनको अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो हैं वो दिखाने थे, इवन उसमें ऑरेंज ट्रेन का भी इनको दीदार कराना था कि ये भी देख लें। लेकिन ये वहां पर जब आए तो इन्होंने नॉन लिस्टेड लोगों को असेंबली में अंदर दाखिल होने के लिए जबरदस्ती की, जहां से फिर असेंबली के गार्ड्स और अमले का और इनका फिर हमला, आपस में झगड़ा हो गया। और वहां पर इन्होंने, इनके वजीरों ने, जो सीनियर सूबाई वजीर हैं, उन्होंने फिर, आपको पता है कि फिर गालियां देनी शुरू कर दी। तो अब जो गाली दे देते हैं, तो मुझे ये बताइए इमरान याकूब साहब, फिर फूल कहाँ से पेश करें, खाना कहाँ पे दें, मीटिंग इनके साथ क्या करें, क्या इनके साथ इन्होंने, मैं आज आपको बताऊं कि इन्होंने आज तक हमें अपना प्लान नहीं दिया था कि सुहेल अफरीदी साहब का क़याम 3 दिन का होगा तो वो
इस जगह पर जाएंगे, फलां जगह पर जाएंगे, वहां पर चलें जाएंगे, सर, ताकि इनकी सिक्योरिटी थोड़ा का कोई सर, बंदोबस्त किया जा सर सके। ये तो हो गया, अब कराची पे आ जाए ना वापिस। कराची में आज क्या हुआ ये तो बताएं। कराची में ये हुआ कि ये जलसे का ऐलान तो इन्होंने कर दिया। अब मेरे ख्याल में वहां पे कितने लोग, 300-400 लोग भी ये इकट्ठे नहीं कर सके। मुझे तो लग नहीं रहा था कि कोई लोग इतने इकट्ठे हुए हैं। यहां तक कि कभी कहते हैं कि आपने इतना तक कह दिया कि आपने हमें जलसे की इजाजत क्यों दे दी है, इस पे भी इनको प्रॉब्लम हो गई। अब आप अंदाजा करें, मतलब ये इस पर खुश थे कि इनको जलसे की इजाजत ना मिलती और ये मोहल्ले की वो अदाकार मासियों की तरह ये रोना धोना करते रहते, इनको वही सूट करता है। लोग वो कोई नहीं आते। अच्छा सर ये पब्लिक जो फरमाइएगा, है वो खत्म हो गई है, कोई सपोर्ट इनकी नहीं रही नहीं पब्लिक। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने टोपी और माफ कीजिएगा, वो कहते हैं जी टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी। दूसरा ये कि अगर आज वो पीपल्स पार्टी के बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले आपके बारे में कर रहे थे, तो अगर ये सारी चीज़ें वो भूल के दोबारा पंजाब आने का इरादा करें और आपको रिटर्न कोई एप्लीकेशन या लेटर दें, तो क्या आप उनको वेलकम करने के लिए तैयार होंगे? कोई और वजीर आला होगा तो उस पर सोचा जा सकता है। जिसका 9 मई में नाम इतने वाज़ेह तौर पर आ जाए, मेरे ख्याल में उसको चीफ एग्जीक्यूटिव रहना नहीं चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बेहतर है कि ना ही जाए तो बेहतर सर फिर है। इससे ये तासुर क्योंकि लिया अभी जा तो सकता है कि फिर केपी की हुकूमत तब्दील होने वाली है? तासुर की क्या बात है, मेरे ख्याल में केपी की हुकूमत को बदलना चाहिए। एक है ना बॉलीवुड, एक है हमारा लॉलीवुड, एक है हॉलीवुड। ये जो कराची पहुंचे हैं ये पॉलीवुड है, पॉलीवुड पेशावर की है। ठीक। ठीक क्या है, जालिम किस्म के ठीक है, ये भी अदाकार लोग बिल्कुल हैं। ये भी तासुर लिया जा सकता है शायद लोग नहीं उस वो तरह से अदाकारी उनके साथ करते निकले थे। जिस तरह से पहले निकला करते थे। फिर एक ये भी वजह हो सकती है कि रुकावटें इतनी खड़ी कर दी गई थी जिसकी वजह से लोगों का एक्सेस जो था वो जलसा गाह पर जाना जो था उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब आपसे भी यही सवाल चाहेंगे। एक तो इख्तियार वली खान साहब ने जो पॉइंट रेज़ किया है कि लोग नहीं निकले उस तरह से, और जो आज इनका एहतजाज और पावर शो रहा, आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब रहा? और सुहेल आफरीदी साहब का फ्यूचर अब आप क्या देख रहे हैं? पावर शो हमेशा वही कामयाब होता है जिसमें एंड ऑफ द डे आपके लोग इकट्ठे हो जाएं और वो जलसा जुलूस या कोई एहतजाज हो जाए। करेक्ट। क्योंकि अगर वो उस तरह से नहीं हो सका तो फिर आप इसको कामयाब पावर शो तो नहीं कह सकते। अब हमेशा से सियासी जमातों के हवाले से यही बात होती है कि ये कहा जाता है कि ये हुकूमत ने ये कर दिया, रास्ते ब्लॉक कर दिए, आने नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आप हमेशा से सुनते हैं। वजह कोई भी हो, एंड ऑफ द डे आप ये बात है कि आप एक अच्छा शो वहाँ पे कराची में नहीं कर सके। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया कि इख्तियार वली खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, तो देखें मैं तो ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इख्तियार वली खान साहब की जो गुफ्तगू है, उसके बाद बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स आप अच्छी तरह से ये अंदाज़ा लगा सकती हैं या ये नतीजा हज़ कर सकती हैं कि हुकूमत अब सुहेल अफरीदी साहब को टफ टाइम देगी। अब उनको उस तरह से उनके लिए कोई रावी चैन नहीं दिखता। 9 मई के वाकयात में अब जी अब देखें तस्दीक होने के बाद इस्तीफा लिया जाएगा या इस्तीफा देंगे? नहीं, ये देखें अब मामला ये कि उन्होंने तो यही कहा है कि बेहतर तो ये है कि वो खुद इस्तीफा दे दें। लेकिन अगर फ्रांसिक के बाद ये तय हो गया कि 9 मई में वो लोग शामिल थे और सुहेल अफरीदी साहब हों या उनके साथ जो दूसरे लोग 9 मई के वीडियोस में अब शामिल हो गया, और फ्रांसिक रिपोर्ट में ये भी आ गया कि वीडियो एडिट शुदा नहीं है। हाँ। बल्कि अब पीपल्स पार्टी की पहले ये तारीफ़ें कर रहे थे, आज उनके पे भी जो है तनकीद के नश्तर जो है वो फेंके जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब शायद मामला जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मामला ठीक है की तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले टाइम में क्या होगा, किन चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान में रजीम चेंज किसकी ख्वाहिश, खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ईरान में मुजाहरे 13वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ धमकियाँ दी जा रही हैं कि शायद आने वाले टाइम में वो इंटरवीन कर सकते हैं, और अमरीकी अखबारात में भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस बार फ़ौजी अहदाफ नहीं बल्कि गैर फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया जाएगा। तो क्या आने वाले टाइम में कोई वेनेज़ुएला की तर्ज जैसा कोई ऑपरेशन ईरान में भी हो सकता है सदर ट्रंप अमरीका की जानिब से? इस सारे मामले पर बात करते हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी, फाउंडर और डायरेक्टर इकबाल फोरम, माहिर उमूर ईरान इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान में जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे, क्या होने वाला आने वाले टाइम में? सर आप क्योंकि खुद इस वक्त रोड पे मौजूद हैं, तो इस वक्त जो ईरान की सड़कों की सूरत हाल है ज़रा वो वाज़े कीजिएगा, क्या हो क्या रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में मुझे लेने के लिए। देखिए, मैं अभी नॉर्थ ऑफ तेहरान जो मेरा ऑफिस है वहाँ से मैं वेस्ट ऑफ तेहरान जहाँ मेरा घर है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये एक्सप्रेस वे का नाम या शाहराह का नाम है हकीम, ठीक है। और इसमें आप देखें मैं तकरीबन 60 के स्पीड से गाड़ी भी चला रहा हूँ। करना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी की वजह से आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही आपको, यहाँ पे कोई गाड़ी आपको रोक नहीं रही है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये जो अफवाहें मीडिया फैला रही है कि ईरान बस पता नहीं क्या से क्या हो गया, रियल और ग्राउंड रियलिटीज इससे बहुत मुख्तलिफ है। और यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है जिस तरह मीडिया शो कर रही है। और बिल्कुल एतराज़ात हैं, लोगों को एतराज़ है अपने इन्फ्लेशन की वजह से, मनी डिवैल्यूएशन की वजह से, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि लोग रजीम चेंज चाहते हैं यहाँ पे। सर अभी हमें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 31 सूबों में मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है तसादुम हो रहा है, इस किस्म की इत्तलात मिल रही हैं, इंटरनेट बंद है, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का शिकार है ईरान। मुल्क की एहतजाज जरूर है, मैं खुद भी उन एहतजाजों में शामिल हूँ। गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग भी उस एहतजाज में शामिल है। और गवर्नमेंट ने तो आज प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान साहब लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे IRIB में, जो इनका नेशनल टेलीविजन चैनल है। वो कह रहे थे एतराज हक है, आप हमें एतराज करें, हमें बताएं कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही है और साथ बैठ कर उसको सुधारते हैं। लेकिन एतराज और फसादात में फर्क है। मुल्किर एहतजाज है, मुल्किर फसादात नहीं है। फसादात में आपको बताऊं, ईरान की 90 मिलियन पॉपुलेशन है, उनमें से लेस देन 5% इस फसादात में शामिल है। और किसी भी मुल्क में 5% पूरा एक रजीम को चेंज नहीं कर सकती। ना ईरान में इस तरह कभी, आप इससे पहले भी वाकयात देख ले, महसा अमीनी के ऊपर 800 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इस एतराजात में आप देख लें कि जितने सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात से मुजाहरों के सामने आ रहे हैं, ना कोई गोली फायर कर रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ निमट रही है जो फसादात कर रहे हैं, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जो मस्जिदें जला के मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड कार्स उनको जला रहे हैं। उनके सामने तो ईरान नहीं, किसी और भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, वो तो उनके सामने डट के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो आम शहरी है, बाकिर साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान में 2500 के करीब गिरफ्तार किए गए लोग, उनमें ये कहा जा रहा है कि 200 के करीब मुसल्लह फसादी हैं, और उसके अलावा ईरान ने 600 जो हैं मोसाद के एजेंट उनको भी बेनकाब करने का दावा किया है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट और ये सारी चीज़ें ये क्या जाहिर करती हैं कि क्या ईरान में, क्योंकि जैसे पिछली बार हमले हुए थे जिसमें इतने साइंटिस्ट भी शहीद हुए, उस वक्त भी ईरान के अंदर से बहुत जो गद्दार थे उनका पता चला, तो ये क्या वजह है? ईरान में पिछले 40 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल कोशिश कर रहे हैं कि ये रजीम चेंज करें। अब ये जो रजीम चेंज है ये डिफरेंस, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पाकिस्तानी, अफगानी, हिंदुस्तानी डिफरेंट जगहों से आते हैं जियारात के लिए, ठीक है। अब अगर किसी का पासपोर्ट गुम होता है और ये पासपोर्ट किसी और के हाथ आके मोसाद के एजेंट बन के अंदर आता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे, अफगानी जो यहाँ पे, सारे इंडियंस जो यहाँ पे, वो सारे मोसाद के एजेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रियलिटीज है ऑन द ग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे
पिछले 40 साल में मोर देन 10 टाइम्स कू करने की कोशिश की है यूएस ने। इसराइल ने इसमें बहुत कोशिश की है कि जितना हो सके अपना पेनिट्रेशन यहाँ पे बढ़ाएं। इसमें पैसा बहुत खर्च हुआ है, ईरानी लोग भी बहुत इसमें शामिल हैं। इसमें जाहिर है जब आप अच्छा, 40 साल सुपर पावर के साथ बाकरी साहब ये तो माजी की बात है ना। अब तो खबरें ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फौजी ऑपरेशन की ब्रीफिंग दे दी गई है, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में कोई फौजी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता है? इवन ईरान में जो मौजूद अमेरिकी बेसिस हैं उन पर भी जंगी सामान जो है उससे भरे तैयारे आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ऐसा लग रहा है कि जंग का माहौल बन रहा है। मैं मीडिया की बात करूं ना, अभी मैं तेहरान, बल्कि मुझे 1 मिनट आप इजाजत दे दें, मैं तेहरान को दिखाता हूं आप लोगों को। जी, जी। आप काइंडली मेरे साथ तेहरान का विजिट करें, जी जी जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है? ये जी देखिए, मैं तेहरान के बिल्कुल बाम पे खड़ा हूं और ये तेहरान है। ये पूरा आप तेहरान देख सकते हैं, ठीक है? मैं अभी बाहर हूं, एक आवाज तो आनी चाहिए या कोई शोर शराबा ऐसा हो कि कोई आके कहें भाई यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। अगर आप मीडिया की सिर्फ बात ले लें तो मीडिया वाले तो यही कह रहे हैं कि बस अगले आधा घंटे के अंदर रिजीम चेंज होगी यहाँ पे, लेकिन रियलिटीज ये नहीं है। ट्रम्प साहब कर सकते हैं, उनके पास पावर है, वो अपने फोर्सेस भेज सकते हैं, लेकिन वो कैसे फोर्सेस भेजेंगे? फुट ऑन द ग्राउंड तो इम्पॉसिबल है, बूट्स ऑन द ग्राउंड इम्पॉसिबल है ईरान के अंदर। IRGC के सिर्फ 10 से 15 मिलियन लोग यहाँ पर तैयार हैं शहादतों के लिए। तो ये तो हाँ, ये कर सकते हैं कि मिसाइल दाग दें, एयर स्पेस वायोलेट करके यहाँ पे आई डोंट नो ड्रोन्स भेज दें और यहाँ पे असैसिनेट करें लोगों को। ये हो सकता है, उनके पास ये पावर है, ये इंटेलिजेंस उनके पास है। लेकिन ये मैं अपने नजरिया बता रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत भी हूँ। ये ट्रम्प साहब का एक फेटल मिस्टेक होगा अगर ये ईरान के ऊपर इस तरह की हमले करें, क्योंकि इसके बाद लेकिन सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा अखबार या न्यूयॉर्क टाइम्स, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि प्रेसिडेंट हाउस हो या सिक्योरिटी की चीज़ें हों या आपकी जो ऐसी महफूज जगह जहाँ पे आपके एटमी प्लांट हैं तो उन पे स्ट्राइक्स हो सकती हैं। तो क्या बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि जुलाई में हुआ भी था, बिल्कुल फर्दों को निशाना बनाया था देखें इन्होंने एक रात के अंदर इनकी 9 हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स को असैसिनेट करके टारगेट कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद रिजीम चेंज हो गया? आप इनका पेज़ेश्कियान साहब अभी प्रेसिडेंट है, उनसे पहले रईसी साहब प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट रईसी साहब हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए, फोत हो गए, कत्ल हो गए, जो आप कहें। क्या उसके बाद रिजीम चेंज हो गया? अभी अगर पेज़ेश्कियान साहब की प्रेसिडेंसी ऑफिस के ऊपर ये बम्बार्डमेंट करके पेज़ेश्कियान साहब को शहीद करते हैं, क्या ये रिजीम चेंज होगा? नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड हियर। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि लोग, हमें जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि लोग निकले थे महंगाई को लेकर के, महंगाई बहुत ज्यादा है, इस किस्म के मुतालिबात थे लोगों के। फिर अचानक से ये पता चला कि रिजीम चेंज के हवाले से या निज़ाम में तब्दीली के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, तो मुजाहिरीन ये भी कहा जाता है कि लोग नहीं बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन तेहरान, यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद और लाहौर, लोग नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 20,000 लोग, हम भी गए उस प्रोटेस्ट में, हम अपने फैमिली के साथ गए कि आप लोगों को जरा और भी ख्याल रखना चाहिए। ईरान इज ए $28 बिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं ये लोग, जरूर करते और इनको करना भी चाहिए। थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें और दूसरे चीजें ये अपने मामला सेट कर सकते हैं। लेकिन ये 30,000 लोगों में से शायद less than 5% have been these rioters or terrorists. देखिए, ईरान में किसी के पास बंदूक नहीं होता है। अगर आपको ईरान में किसी ने बताया कि मेरे पास बंदूक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 मसले हो सकते हैं। या ये बंदा सिक्योरिटी फोर्सेस से है, जो हर सिक्योरिटी फोर्स के पास भी बंदूक नहीं होता, या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। आम लोगों के पास बंदूकें बिल्कुल नहीं होती। जब इस तरह आप आम लोगों के हाथों में मिलिट्री ग्रेड बंदूकें और मिलिट्री ग्रेड गन्स देखेंगे, it is absolutely a critical sign that they are the Mossad or CIA agents here in Iran. ठीक है, ये लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के एतराज को अपने हक में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाकरी साहब, this is not the reality. बाकरी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल जो है वो एक्सप्लेन की हमारे नाजरीन के लिए।
یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ خود ایک انٹرنیشنل امور کے جو ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، تو کیا خود ایران میں اور پورے خطے میں جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک انٹرنیشنل اینڈ مڈل ایسٹ کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ایک ایسی جنگ بس سٹارٹ ہوگی جو شاید کوئی بندہ سوچ سکے کہ کیا سے کیا نتائج اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو یہ جو سپورٹرز آف دا اسٹیٹس کو ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ خاموش بیٹھیں گے. ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی ہے. IRGC کے ہاتھ میں تو سارا میزائل پاور ہے، بیلسٹک میزائل پاور ہولڈرز ہے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ رجیم چینج کریں اور ان کو اگنور کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک جنگ جڑپ، ایک بہت ہی سنجیدہ اس کا نتائج ہمیں سب کو بھگتنے پڑیں گے. دوسری جو بات ہے وہ پاکستان کے حوالے سے. میں پاکستان کے اوپر تو کام کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی بینگ ان ایران. اقبال فورم ہمارا اسپیشلائزڈ ہے، تھنک ٹینک ہے ایران اور پاکستان کے روابط کو دیکھنے میں. آج تک جو برادری اور اعتماد کا جو لیول ہے بٹوین ایران اور پاکستان، یہ کسی اور دور میں آپ کو نظر نہیں آتا. دیکھیے، اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ملک کے لیے بہبودی اور فلاح لے کے آئے گی، وہ ہوگا اسرائیل. بالکل. اسرائیل یہ سارا کوشش کر رہا ہے کہ جیسے سیریا کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، جیسے یمن کے اوپر کر رہے ہیں، جیسے لبنان کے اوپر کر رہے ہیں. ایران از دیئر لاسٹ ٹارگیٹ. اور اگر ایران بھی ان کے ہاتھ میں چلے جائیں تو پھر گریٹر اسرائیل بنانے سے کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا. یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ جس طرح میں ایرانی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایرانی انگلیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. جب فورن انٹرونشن اینڈ ایکسٹرنل انٹرونشن ان کے اوپر ہوگا، جیسا کہ آپ نے کچھ مہینہ پہلے دیکھا، یہ ایک مٹھی بن کے اپنے دشمن کے سامنے لڑتے ہیں. یہ ان کی روٹس میں ہے. ایرانی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کارپیٹ ویورز ہیں. ان کے پاس پیشنس بہت زیادہ ہے. یہ 8-10 سال ایک کارپیٹ بنانے میں ٹائم گزارتے ہیں. ان کے پاس ایک فیمس ڈش ہے جس کو قورمہ سبزی کہتے ہیں. یہ ڈش بنانے کے لیے یہ 24 گھنٹے کے انتظار کرتے ہیں. یہ بہت پیشنٹ قوم ہے. لیکن جب ٹائم آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے یہ سارے ایک مٹھی بن کے اس دشمن کے سامنے ڈٹ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل یکجا ہو کر یقینی طور پر مقابلہ کیا جائے گا دشمن. اور اس وقت ایرانی گورنمنٹ جو ہے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ماحول کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. محمد حسین باقری ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں ایران کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مشترکہ مشقوں انسپائرڈ گیمبٹ کا آغاز ہو گیا ہے. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اس وقت دفاعی اعتماد کی علامت بن چکا ہے، اور جس طرح سے پاکستان میں ڈرونز ہبز بن رہے ہیں، طیاروں کی مینوفیکچرنگ اور اپ گریڈیشن کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کا GF-17 تھنڈر اس وقت دنیا میں مرکز نگاہ بن چکا ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بنگلہ دیش، آسٹریلیا، سعودیہ کے بعد عراق بھی GF تھنڈر کا گرویدہ ہے. اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا غلام مصطفیٰ صاحب. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ہر لحاظ سے کامیابی مل رہی ہے، اور GF-17 تھنڈر کی ڈیمانڈ کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہمارے طیارے جو ہیں بڑے ڈیمانڈ میں ہیں اور کافی آرڈرز بھی مل رہے ہیں، تو اگر یہی سلسلہ رہا تو 6 مہینے کے اندر IMF کے لون سے یا IMF کے جو قرضے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تو پھر وہی بات سچ نظر آ رہی ہے کہ GF-17 تھنڈر کا ایک بڑا برآمد کنندہ پاکستان بننے والا آنے والے ٹائم میں. جی انشاءاللہ. دیکھیے، قوموں کی زندگی میں کوئی ایسے لمحات آتے ہیں جب قومیں بدل جاتی ہیں اور قوموں کی تقدیر بدل لیتا ہے لمحہ. یہ 10-11 مئی کی رات جو گزری پچھلے سال، اس نے پاکستان کی وقار میں، وقت میں، پاکستان کی قوم کے اعتماد میں اور پاکستان کے بارے میں لوگوں کی جو رائے تھی وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے مختلف موضوعات پر، جس میں بہت سارے سیریس ایشوز بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اس کے ساتھ یہ جو ہمارے ہتھیار ہیں اور جو پاکستان کی جو ڈیفنس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اس کو بہت بڑا بوسٹ ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے.
یہ طیاروں کی جو فروخت ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے دنیا کے پاکستان کے اوپر. وہ دیکھیے ایک طرف امریکہ ہے, ان کے طیارے ہیں, فرانس ہے, برطانیہ ہے, دوسرے ممالک ہیں, لیکن جہاں تک پاکستان جیسے ملک کا بھارت سے کوئی ان کا بنا ہوا طیارہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. لیکن پاکستان جس نے یہ طیارہ جس طریقے سے بنایا, آج اس طیارے کی وقت پاکستان کی ایک وقار کی علامت بن گئی ہے. اور جو آرڈرز ہیں اراؤنڈ $10 بلین کے, فائز صاحب کی بات جنرلی تو میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کو میٹیریلائز ہونے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ ہتھیاروں کو بنانا, ان کو ٹیسٹ کرنا, ان کو بیچنا, ان کو لے کے جانا, ان کو ہم ٹریننگ وغیرہ کرنا, اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن امید یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بدلنے میں بھی ہماری ڈیفنس انڈسٹری ہی آفٹر آل کام آئے گی. اچھا جنرل صاحب, جب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے طیاروں کا فرمایا, اسی طرح سے ماشاءاللہ 2026 میں پاکستان کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے, کیونکہ پاکستان 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والے فتح 5 کا تجربہ کرنے بھی جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے اور پاکستان کی دفاعی قوت جو ہے اس کو اس کے بعد کیا بوسٹ ملے گا؟ دیکھیے پاکستان کی جو میزائل سسٹمز ہیں وہ چاہے وہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, گراؤنڈ بیسڈ ہوں, ورٹیکل لانچ ہو, ہماری جو ایئر فورس ہے اس کے تیار پاس ہوں, یا ابھی جو لیٹسٹ آپ نے دیکھا پاکستان کی نیوی کے بہت بڑا تجربہ کیا ہمارے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو میزائل بنانے کی جو قابلیت ہے, صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے, پاکستان کے پاس بہت بڑی یہ قابلیت ہے. ہمارے یہاں جو بہت ٹرینڈ مین پاور ہے, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. مجھے بھی تھوڑا اعزاز ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. ان کی ڈیڈیکیشن کے میں آپ کو یعقوب صاحب میں بتا نہیں سکتا کس ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور یہ لوگ پاکستان کے دفاع کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دفاع میں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں, جو ان کا کام ہے یہ. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ پاکستان کا یہ میزائل جب اور میزائلوں کے ساتھ جب یہ ایڈ ہوگا, تو اب دیکھیں پاکستان کی جو ریچ ہے وہ گراؤنڈ مطلب دشمن سے صفر سے لے کے دشمن کے آخری کونے تک پہنچ سکتے ہیں ہم. اور اس طرح پہنچ سکتے ہیں کہ دشمن کو جو بھی دشمن کی صلاحیت اس کو ہم ناکارہ بنانے کی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے. سر دنیا بھر میں جو سر مختلف بڑے موقر اخبارات یا جریدے سمجھے جاتے ہیں, ان میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں آج کل بڑے رائٹ اپ آ رہے ہیں, اور یہ بھی بحث چھڑی ہے کہ ایک طرف ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے جو بہت مہنگی بھی ہے, لیکن دوسری طرف پاکستانی ٹیکنالوجی ہے اور چینی ٹیکنالوجی ہے, جس کے ساتھ مل کے پاکستان نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی مار کے حق اور بنیان المحسوس میں. تو اس کو دنیا جس نظر سے دیکھ رہی ہے اس وقت, کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس سے پاکستان کا جو وقار تو بلند ہو ہی رہا ہے, معیشت بھی بہتر ہو گئی, اور ساتھ ساتھ دشمن پہ دھاک بھی بیٹھے گی, اور وہ اب کوئی ناپاک جسارت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا؟ دیکھیں دشمن تو تیار ہو رہا تھا, لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ہتھیار تو ہیں ہی ہیں جو ہے. پاکستان کی قوم اور پاکستان کی دوسری صلاحیتیں ہیں جس کے بارے میں دشمن کو اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا ہے, وہ ایسی ہے کہ خاص طور پہ بھارت کو, کہ وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت تک لے آیا ہے پاکستان کو کہ ابھی ہماری ایفرٹ اگر ہم کریں تو بھارت کے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اب بھارت کو اپنے جو خوف تھا نا ایک اس کو, جس سے پاکستان کی قوم کا اعتماد بڑھا ہے پاکستان میں, پاکستانیوں پر, پاکستان کی فوج پر, اسی طرح بھارت کی جو حیثیت قوم تو ان کی کوئی شناخت نہیں ہے, لیکن جو ان کا پہلے ان کے ایک ذہن میں تھا کہ ہم ایک طاقت ہیں, وہ اتنا ہی ان کو ڈپریشن میں ہے کہ ہمیں جس کو ہم طاقت سمجھ رہے تھے وہ تمہاری کمزوری بن کے رہ گیا ہے. اگر ٹرمپ صاحب ان کی جان نہ چھڑاتے اس دن تو شاید پاکستان کو اور زیادہ نقصان کر دیتا, بہت زیادہ. اچھا سر یہ فرمائیے تو گا, میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ چین اور بنگلہ دیش پہ نظر رکھنے کے لیے بھارت جو ہے وہ خلیج بنگال میں اپنا بحری اڈہ بنانے جا رہا ہے, تو آپ اس مجوزہ اڈے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
देखिए, भारत के अज़ाइम अपनी जगह पर, उनकी ख्वाहिशें अपनी जगह पर ही, लेकिन ये अड्डा बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस किस्म के जो भी हरकत करेंगे, देखिए अड्डा वो जहां पर भी बनाएंगे, बर्मा, बांग्लादेश, यहाँ पर चाइनीज फुटप्रिंट्स बहुत मजबूत हैं। और अब श्रीलंका को आप देख लीजिए, वो किस तरीके से भारत से दूर हुआ है। अगर आप जब ये अब डॉट्स में लाएंगे, तो भारत जहां पर भी ये अपना एक अड्डा बनाएगा, वो भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर भारत ने चीन पे या बांग्लादेश में, पाकिस्तान पे नजर रखे तो रखे, बिल्कुल अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, दुश्मन है हमारा वो। लेकिन भारत को यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन भी उस पर नजर रखे हुए हैं, और ऐसी जगह पर नजर रखे हुए हैं कि शायद भारत को बहुत जल्द उसका, अगर किसी किस्म की हरकत की, तो उसको बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि जहाँ पे पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने और चीन ने नजर रखी हुई है, तो भारत के टुकड़े करने का शायद वो इब्तिदा हो जाएगी उससे। सर, ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि भारत की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को हाई रिस्क मुल्क करार देते हुए एविडेंस लेवल 3 में शामिल कर लिया है। अब भारत इस तनज़ली पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का जो सवाल था ना, ये तो शुरू हो चुका हुआ है, और उस सवाल की एक निशानी आपके सामने, ये जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आपको नजर आ रही है। तो ये जो जवाल का वक्त होता है ना, ये जो सब कौमें जवाल की तरफ मुड़ती हैं, वो उनमें पागलपन सवार हो जाता है। तो उस पागलपन में आप देखिए, तारीख पढ़िए दुनिया की, जहां जब भी कौमों का जवाल शुरू हुआ है, तो उस वक्त कौमों का एहसास नहीं होता, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बेजा करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके जवाल पजीर होने की रफ्तार जो बहुत तेज हो जाती है। तो भारत का जवाल तो शुरू हो चुका हुआ है, अब उसी को एक या माकत, दूसरे माकत को इस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भारत। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान पहले ही अपनी मुख्तलिफ सरहदों पे मशरिक में और मगरिब में पहले ही इंगेज है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। तो ईरान की जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? देखिए, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई ढके छुपे बात नहीं है, अप एंड डाउन रहे हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, आपको याद हो कि ईरानी सदर खुद बजाते खुद तशरीफ लाए थे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए। और पाकिस्तान ने रोल इसलिए प्ले किया था कि पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान, ईरान ये हमारे हमसाए हैं, और ईरान के साथ हमारा जज्बाती, मजहबी, हर किस्म का लगाव है हमारा। तो ईरान को जब कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा इससे। अच्छा, और एक और चीज जो हमेशा शायद मैं बहुत सब्जेक्टिव इस सिलसिले में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है, अगर खुदा न खास्ता ईरान को नुकसान पहुंचता है, तो फिर जो ट्रम्प साहब हैं, उनकी नजरें पाकिस्तान पर जमी होंगी। और पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, दुनिया के एक ऐसे खत्ते में वाक़या है जो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और फिर एटमी ताकत भी है। और ये कभी भी चाहे जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म कह लीजिए, जो भारत ने क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म कह लीजिए, जो मिड वेस्ट अमेरिका का है, आप जूश ज़ायनिज़्म कह लीजिए, इन तीनों का जो एक पॉइंट पे इत्तेफाक है, और वो पाकिस्तान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। बिल्कुल, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।